नमस्कार। आज हम फिर पावर शेयरिंग को पढ़ने जा रहे हैं। पहली प्रेजेंटेशन में हमने इसके मीनिंग्स यानी सिंपल डेफिनेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स, टॉपिक्स और जनरल रिक्वायरमेंट कंडीशन पर डिस्कस किया। आज हम दो जो केस स्टडीज़ है उनकी कंपैरेटिव स्टडी करके ये देखेंगे कि हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पहले मैं केस स्टडी को एक बार वापस आपके सामने रिपीट करने जा रहा हूँ। बेल्जियम, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, उसका जो फ्लैमिश रीजन है वहाँ पर 59% पीपल रहते हैं और दे आर डच स्पीकिंग पीपल। इसका जो वेलोनिया रीजन है वहाँ पे 40% पीपल रहते हैं एंड दे आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और 1% इसके बॉर्डर एरिया में जर्मन लोग हैं। इस तरह से जो कंपोजिशन है, यहाँ का इथनिक कंपोजिशन है, उसमें 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप है और बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 2 मेजर कम्युनिटी के बीच में है, डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अगर हम कंट्री का सिनेरियो देखें तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो डच है। अगर हम उसके कैपिटल का सिनेरियो देखें तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन है, इकोनॉमिकली जो फ्रेंच है वो ज़्यादा एडवांसमेंट में है क्योंकि जो जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वहाँ पर बेल्जियम की जो रिवॉल्यूशन हुई उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद में जो मैक्सिमम एडवांटेज है वो फ्रेंच को मिले। तो जो डच है वो अपने आप को थोड़ा सा इकोनॉमिक रेस में पीछे समझने लग गए, इसलिए वहाँ पर फ्रेंच और डच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ऐसे में बेल्जियम में एक मॉडल अडॉप्ट किया जिसे पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया क्योंकि उस मॉडल को अडॉप्ट करने के बाद में वहाँ का जो ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था बेसिकली डच और जो फ्रेंच के बीच में वो रुक गया और बेल्जियम आज की डेट में एक रेपुटेटेड कंट्री है। इट इज़ अ it has a highly reputed status in international scenario। तो जो फ्रेंच माइनॉरिटी ग्रुप था एक तरह से हम इसको कंपेरेटिव तौर पर देख रहे हैं, हालांकि माइनॉरिटी तो वैसे जर्मन्स होंगे क्योंकि वो बहुत कम है यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल, लेकिन इन दोनों के टर्म में कंट्री वाइड हम देखेंगे तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो माइनॉरिटी में है और डच मेजॉरिटी में है। लेकिन आप कैपिटल में देख रहे हो तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो मेजॉरिटी में है और जो डच है वो माइनॉरिटी में है। तो इन इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए इस इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट को मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए यहाँ 1917 और 1993 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया। सो अमेंडमेंट इज अ लीगल टर्म। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जाते हैं उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो अमेंडमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं और उनको नंबर्स दिया जाता है कि ये अ, कौन से, दिस इज फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला गया एंड फाइनली दे केम टू अ कंक्लूजन और अ वेरी डिसिसिव मॉडल विच इज़ हाईली अप्रिशिएटेबल। मॉडल क्या था? एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेसिकली जो गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए काम कर रही है, वहाँ पर जो डच है और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी उसमें उन दोनों कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स है वो इक्वल नंबर्स में होंगे। सो देयर शुड बी अ इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो दूसरा इन्होंने मेजर्स लिया वो ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली हमने देखे कि वहाँ पर इनका जो 2 रीजन है फ्लैमिश और वेलोनिया, दीज रीजन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोविंस जिसे हम स्टेट कहते हैं यहाँ पर। तो
ये जो स्टेट है, स्टेट की भी एक गवर्नमेंट होगी। हमें पता है कि अगर हम गवर्नमेंट के लेवल देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है। सो स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ फॉर स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक्चुअल एम्पावर किया गया, उसे पावर दी गई कि वो कुछ सर्टेन एरियाज में फ्री हैंड से लॉ बना सकती है। सो नाउ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे क्या हुआ कि अपने अपने रीजन में, जो फ्लैमिश और वेलोनिया में जो भी प्रोविंस थे, वो अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ सुटेबल लॉस बना सकते थे। और सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर था? ब्रुसेल्स में, क्योंकि वहाँ पर सिनेरियो पूरी तरह से अलग था। फ्रेंच वर हाईली डोमिनेटेड एंड डच वर इन माइनॉरिटी। तो यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर जिस तरह से डच लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को दिया था, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने डच लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। तो यहाँ भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। लेकिन जो बेल्जियम के मॉडल का जो यूनिक फीचर्स था, वो था यहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट। So what is community government? When government is formed by particular community, then government is considered as a community government। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसको वोट कौन करेगा? पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के लोग। तो यहाँ कम्युनिटी के टर्म में क्या है? हमने लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को कंसिडर किया है। ये रिलीजियस कम्युनिटी भी हो सकती है, ये कास्ट बेस्ड कम्युनिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर तीन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स। अभी इस कम्युनिटी इन लैंग्वेज से रिलेटेड लोग कहीं पर भी रह रहे हैं, वो इस गवर्नमेंट को वोट करेंगे और ये इनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स से रिलेटेड डिसीजन लेगी और गवर्नमेंट को भी इससे रिलेटेड इनपुट्स देगी। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक फीचर्स है। इसके अलावा बेल्जियम में आज की डेट में आप देखेंगे तो वहाँ तीन ऑफिशियल लैंग्वेज है, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। तो जर्मन को भी उन्होंने अकोमोडेट करने की कोशिश की। अ, आप देखेंगे वहाँ पर जो जैसे ये जो साइन बोर्ड वगैरह है वहाँ पे डच और फ्रेंच लगभग दोनों लैंग्वेज को एक साथ यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ के सारे लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई और इसी कारण आज की डेट में Belgium is a very reputed country. It has many European seats. It is a member of NATO. So now we are going to compare Belgium model. It's a Belgian model with Sri Lankan model. श्रीलंका में भी वही लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप है, एक सेला है और दूसरा तमिल से। जैसा आप मैप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, 74% आपके ये जो है यहाँ पे सेहला स्पीकिंग पीपल्स है और जो बाकी है वो दे आर तमिल्स। इनका जो मेजर कंस्टिट्यूशन है वो नॉर्थ में है और जाफना इनका एक तरह से हेडक्वार्टर है। और इंडियन तमिल्स भी है। बेसिकली दीज आर माइग्रेटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। जनरली जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए ये लोग गए थे। तो अब यहाँ का जो कंपोजिशन है इसमें आप देख सकते हैं कि सेहिला मेजोरिटी में है और तमिल्स आर इन माइनॉरिटी। इसके अलावा वहाँ पे 7% क्रिश्चियंस भी है। तो रिलीजियस कंपोजिशन और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। जो सेहिला स्पीकिंग पीपल्स है दे आर बुद्धिस्ट, दे बिलीव इन बुद्धिज्म। और जो बाकी तमिल्स है दे आर द हिंदू एंड मुस्लिम्स। और वहाँ पे क्रिश्चियंस भी है। तो एक तरह से चार रिलीजन देखेंगे आप वहाँ पे। और जो लैंग्वेज ग्रुप है, जो बेसिकली मेजर लैंग्वेज ग्रुप वहाँ पे दो है। तो यहाँ जो क्लैश है वो आपको किस में दिखेगा? सेहला और तमिल्स में। क्योंकि यहाँ पे सेहला स्पीकिंग जो पीपल है बेसिकली उन्होंने या वहाँ की गवर्नमेंट वो क्या किया, जो सेला है उनको डोमिनेट करने के लिए कुछ मेजोरिटेरियनिज्म्स मीजर्स लिए। इस तरह के मीजर्स में क्या हो रहा है? मेजोरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को इग्नोर करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती जाती है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने सेहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सो इस तरह से तमिल को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया इन 1956। देन दे स्टार्टेड टू रिक्रूट
और सिहला इन हायर गवर्नमेंट पोस्ट, उनको उनके लिए सारी अच्छी जॉब्स वगैरह रिजर्व कर दी, और ignoring the Hindu, Muslims, and Christians, they started to protect and promote Buddhism. तो इस तरह से जो बेसिकली तमिल्स है वो अपने आप को मार्जिनलाइज समझने लग गए। तो 80s के बाद वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ये जो दो अपोजिंग ग्रुप है, सिविल वॉर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, यहाँ पे दो अपोजिंग ग्रुप बन जाएंगे, एक सिंहला का होगा और दूसरा तमिल्स का। सो दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर, और ये वॉर 2009 तक चलेगा। ये बहुत एग्रेसिव सिविल वॉर था, और बहुत ज़्यादा इस दौर में वहाँ पे पॉलिटिकल असैसिनेशंस भी हुए। यहाँ पे तमिल्स की क्या डिमांड थी? जैसे उनको मार्जिनलाइज किया गया, तो दे वर डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। स्टिल दे आर डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट्स। दे वांट अ सेपरेट तमिल एलम। एलम का मतलब यहाँ पर है स्टेट। बेसिकली उनका जो एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन था एल टी टी, विच वॉज हेडेड बाय प्रभाकरन, वो जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, वो जाफना के आसपास के पूरी एरिया को एक तमिल एलम बनाना चाहते थे। ऑल्दो उनको पूरी तरह से इन्होंने फोर्स के बल पे वहाँ से हटा दिया, और अभी लिट्टे पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन वहाँ का जो इथनिक प्रॉब्लम है वो स्टिल ऐसा का ऐसा ही है, क्योंकि उस वक्त भी गवर्नमेंट ने उनको जो उनके जो डिमांड्स है उनको फुलफिल नहीं किया, रिफ्यूज़ किया था, और अभी भी वो लगभग वहाँ पे कंडीशन है वो इतनी स्टेबल नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि जो बेल्जियन मॉडल है, विच इज़ वेरी एफिशिएंट एज कंपेयर टू श्रीलंकन मॉडल। और यहाँ से हमें एक लेसन भी क्या मिल रहा है? इफ़ वी आर accommodating people well with their demands, or according to their numbers, and then there will be a smooth functioning of administration and all government activities. कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है जिन्हें आप जो हमारी पहली दो प्रेजेंटेशन है उसके बाद आराम से कर सकते हैं। व्हाट इज पावर शेयरिंग, इथनिक प्रॉब्लम, मेजोरिटेरियनिज्म, सिविल वॉर, कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड इथनिक कंपोजिशन। आप इसे लिख कर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सोशल साइंस में आमतौर पर आपको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। So now we are going to discuss about next topic, which is why power sharing is desirable. इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, what are the reason behind power sharing? So there are two sets of reason for power sharing. One is prudential reason and another is moral reason. So what is prudential reason? So before we discuss prudential reason, we must know about the glossary related to prudential. So prudential means the reason which are based on prudence. प्रूडेंस का मतलब है यहाँ पर जिनको आपने केयरफुली कैलकुलेशन की है यहाँ पर कि मुझे इस डिसीजन से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से जब आप सोच समझ कर कोई डिसीजन लेते हैं विद सर्टेन रीजन फैक्ट्स, जो फैक्ट बेस्ड है, तो वो आपकी क्या है? प्रूडेंशियल रीजन है। तो यहाँ पर हमने बेल्जियम और श्रीलंका की जो केस स्टडी है उससे क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आपका मॉडल बेल्जियन है जो एकोमोडेटिव है, बहुत सारी लिंग्विस्टिक ग्रुप को एकोमोडेट कर रहा है, तो इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट मॉडल। तो इससे क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो रहा है, लोग सही तरह से साथ में रह रहे हैं, गवर्नमेंट सही तरह से वर्क कर रही है। सो द फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन, कि अगर आप पावर शेयरिंग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सो इट इज़ अ वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ऑब्जर्व रीजन। एंड दूसरे जो सेट है वो आपका है मोरल रीजन। मोरल को हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जैसे हमें सच बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि ये एक नैतिक स्टेटमेंट है। तो डेमोक्रेसी के मायने में हम क्या कहते हैं कि जब लोकतंत्र है तो उसमें पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका एक फीचर्स है।
पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि डेमोक्रेसी है, देन देयर मस्ट बी अ पावर शेयरिंग। तो ये इसका मोरल रीजन हुआ। तो ये दो रीजन है जिन्हें आप एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं। पहला रीजन इसलिए है क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लोग सही तरह से रहेंगे, उनकी डिमांड सही तरह से एड्रेस होगी। और अगर दूसरा रीजन है कि डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग करनी ही चाहिए, बिकॉज it is the very spirit of democracy. So now I think you can easily explain the regions of power sharing. Now we are going to discuss the types of power sharing. Before we discuss this, we must know about organ of the government. I hope all you have idea about organs of the government. There are three organs of the government: legislature, executive, and judiciary. And there are three levels of the government: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये तीन लेवल्स ही हो। सेंटर, स्टेट और लोकल दो लेवल भी हो सकते हैं। हमने नाइन्थ क्लास फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, द थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू कि पावर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर क्या है, अगर राजा ही कानून बना रहा है, लागू कर रहा है और राजा ही सजा दे रहा है, तो वो अच्छा जजमेंट, कई बार वो अच्छे जजमेंट नहीं लेगा, वो बायस डिसीजन हो सकते हैं। इसलिए कानून बनाने की, उसको लागू करने की और उसकी इंटरप्रेट करने की, एक तरह से वॉच करने की जो पावर है, तीनों ऑर्गन्स को दी गई। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह की पावर शेयरिंग, ताकि पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं हो। और सही मायनों में ये तीनों पावर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रोल भी कर रहे हैं। जैसे अगर लेजिस्लेचर ने कोई गलत काम किया तो जुडिशरी उसको चेक कर सकती है। जुडिशरी के जो सारे अपॉइंटमेंट्स है वो लेजिस्लेचर और ये एग्जीक्यूटिव मिलके कर रही है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये तीनों ऑर्गन्स के काम बटे हुए हैं और ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस भी कर रहे हैं। तो इसको चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। जो दूसरा जो टाइप्स है या फॉर्म्स है पावर शेयरिंग का, वो है वर्टिकल, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट which is responsible for making laws and policies for entire country. State government, which is responsible for making law and policies for a state, particular state. And local government, which is responsible for particular area. तो हम इंडिया में देख सकते हैं हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, जैसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट, दे हैव देयर पर्टिकुलर जुरिडिक्शंस, जिनका अपना जुरिडिक्शन है और उसी में वो काम करती है। और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। बेल्जियम के टर्म में आप इसे देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया गया, पावर दी गई, वो सबऑर्डिनेट नहीं है। जबकि श्रीलंका के टर्म में आप क्या देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है और नीचे के लेवल पे पावर का ट्रांसफ़र नहीं था। ठीक इसी तरह से ऑर्गन्स में भी आप देखेंगे तो जो बेल्जियम की जो एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पे आपको दोनों जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है उनकी मिनिस्टर्स आपको मिलेंगे। तीसरा जो पावर शेयरिंग है वो है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। सो अल्टीमेटली सारे जो सोसाइटी में ग्रुप्स है, वेदर दे आर रिलीजियस, वेदर दे आर लिंग्विस्टिक, कास्ट, क्रीड, रेस, सभी को पावर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना। Ultimately, power sharing is not about distributing power to level and organs. So, the ultimate aim of power sharing is to distribute power to different people. तो हाँ, आप इंडिया में देखिए इस पावर शेयरिंग को कैसे एग्जीक्यूट किया गया है कि यहाँ पे रिजर्वेशंस दिया गया है कुछ पर्टिकुलर कास्ट को, रिलीजियस यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी है उनको भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्वेशन भी है। तो इस तरह से इस को भी वर्कआउट किया गया है हमारे यहाँ पर, ताकि लोगों को लगे कि दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू देयर नीड एंड कंसर्न्स। जैसे आप जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें भी पढ़ेंगे कि
Now government is very responsive. And last one is among political parties, pressure group and movements. Political parties बहुत सारी होती है किसी भी कंट्रीज में, अगर वो टू पार्टी है या मल्टी पार्टी सिस्टम से, तो ऑल पार्टीज हैव rights to contest elections and campaign, etc., etc. They can make alliance, and even after defeating, they have right to make a coalition governments. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके भी सरकार बनाती है, जैसे भारत में भी बहुत सारी साझा सरकारें बनी। तो इस तरह से यहाँ पर भी पावर शेयरिंग हो रही है। प्रेशर ग्रुप्स है जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं लीगल वे में सर्टेन काम करने के लिए। किसानों का हो सकता है प्रेशर ग्रुप, बिजनेसमैन का हो सकता है, कुछ मूवमेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो भी सरकार को एक तरह से डिमांड रखते हैं अपनी, और सरकार उन डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करती है। तो एक तरह से ये क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को सप्लीमेंट करते हैं प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप्स। और सरकार उनको सप्रेस करने की बजाय इनके इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करती है। तो उनको लगता है कि दे आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इस तरह से पावर शेयरिंग को चार तरीके से हम रखेंगे: हॉरिजेंटल, वर्टिकल, among social groups, and among political parties, pressure group and movement groups. Thank you.